तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको ध्यान से समझेंगे। और एक तो वो व्यक्ति जिसने आविष्कार किया, दूसरा जो आविष्कार हुआ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो आगे चल के आतंकवादी बने, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के चोर बने, डकैत बने। तो कुछ ना कुछ नए आविष्कार के विषय में अपनी सोच को एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है, नए नए विषयों को पढ़ रहा होता है और जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 संस्कृति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है भदंत आनंद कोत्सायन। नाम थोड़ा सा अलग हटके है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसकी मात्राओं को देखेंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। भदंत आनंद कोत्सायन। इस चैप्टर में हम लोग 4 बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। पहला है विषय वस्तु पर चर्चा, यानी कि चैप्टर में कंटेंट क्या दिया हुआ है, हम किस विषय में बात कर रहे हैं, है ना, क्या बताने की और क्या समझाने का प्रयत्न किया है लेखक ने, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यूज, जो कि हमारी परीक्षाओं में भी आते हैं। बीच बीच में आपसे हर एक चैप्टर के पोर्शन के बारे में कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आंसर आपको आते हो उन्हें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। अभ्यास प्रश्नोत्तर यानी कि आपकी बुक में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, किस भाषा का मतलब होता है किस तरह से उस क्वेश्चन को बनाया गया है, और फिर उसके आंसर को हमें किस प्रकार से लिखना है, ठीक। इसके साथ ही इसी तर्ज पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का मतलब विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से हमने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। उनको हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न को तैयार किया गया है, कितनी भाषा में कितने शब्दों में उसे लिखा गया है और किस प्रकार की भाषा का हमने इसके लिए प्रयोग किया है, जिससे कि प्रश्न का उत्तर जो है वो प्रभावशाली बने और हमारे अच्छे नंबर आए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, हम शुरू करते हैं संस्कृति चैप्टर हमारा, जो कि गद्य सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह हम बात कर रहे हैं पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश क्या होता है? पाठ प्रवेश जानकारी होती है उस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट की। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एक शॉर्ट समरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक थोड़ा सा रिव्यू कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये किस प्रकार की शैली में लिखा गया है, लेखक ने इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का प्रयत्न किया है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप पाठ प्रवेश जरूर पढ़ें। चलिए देखते हैं संस्कृति निबंध, यानी कि ये जो चैप्टर है यह आपका लिखा गया है हिंदी की निबंध शैली में। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, बल्कि निबंध शैली में लिखा गया एक पाठ है। यह हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक ऐसे कठिन प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है जो अक्सर हमारे अंदर उठते हैं। यानी हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं संस्कृति और सभ्यता को लेकर के। आपने सामान्यतः देखा होगा कि संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग बड़े धड़ल्ले से किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। तो संस्कृति और सभ्यता से रिलेटेड, उससे संबंधित कई सारे प्रश्न हमारे जहन में उठते रहते हैं, किंतु किन्हीं कारणवश हम उन्हें दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते, यानी कि हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किसको? संस्कृति को और सभ्यता को, कि ये क्या है। ठीक, आगे देखते हैं। इस निबंध में लेखक भदंत आनंद कोत्सायन, ये ध्यान दीजिएगा इस पर, नाम पर, ने अनेक उदाहरण देकर बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। यानी देखा जाए तो सार संक्षेप है किस बारे में? संस्कृति और सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि सभ्यता संस्कृति कहते किसे हैं, कल्चर क्या होता है, ठीक है, और उसे आप किस प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। आगे देखते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग, यह प्रश्न हमारे जहन में रहता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसे पढ़ेंगे इस भाषा को, तो यह प्रश्न भी है अपने आप में, ठीक है, और यह इस चैप्टर का पूरा सार संक्षेप भी है। संस्कृति क्या है, क्या ये संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग है या एक ही चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने अभी तक बात की है संस्कृति निबंध शैली में लिखा गया है। लेखक के परिचय के बारे में हमने बात करी, यानी उनका नाम हमने देखा, जिसका अभ्यास आप करेंगे लिखने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके नाम है। और फिर हमने बात करी कि सभ्यता और संस्कृति बेसिकली होता क्या है। आगे चलते हैं। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति कोई विभाजित करने की वस्तु नहीं है, संस्कृति विभाजित नहीं करती है। और क्या लिखा है देखिए फिर से, लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। सभ्यता कहां से आई? संस्कृति का ही परिणाम सभ्यता को कहा गया है। और संस्कृति क्या करती है? कभी भी विभाजित करने का कार्य नहीं करती है। आगे देखते हैं। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और साथ ही साथ दुख भी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। लेखक को बड़ा दुख होता है जब कोई ये कहता है कि संस्कृति अलग अलग है, ठीक है, या कोई संस्कृति का बंटवारा करने का प्रयत्न करता है। तो लेखक को दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक,
उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी अथवा हितकर नहीं है वह न तो सभ्यता हो सकती है और न ही उसे संस्कृति कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। क्या कहा लेखक ने? लेखक ने बोला कि जो भी चीज मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, हितकर नहीं है, तो ना तो वो संस्कृति और ना वो सभ्यता है। ठीक, यही लिखा है, वह न तो सभ्यता हो सकती है और न ही संस्कृति उसे कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर अंडरलाइन करें, ठीक है, ताकि एक चैप्टर का हमारा एक भूमिका तैयार हो जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं इसके साथ ही। अब मैं आ रहा हूं प्यारे बच्चों विषय वस्तु पर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। कंटेंट क्या है, सभ्यता और संस्कृति, ये दो मूल शब्द जिनके बारे में हम लोग बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये क्या है, इसे और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ हमें समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हम सामान्यतः अपने जीवन में बड़ी आसानी से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी गहराई क्या है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, उनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। ऐसे ही दो शब्द हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किसने? लेखक ने। दो शब्द बताए हैं, पहला है सभ्यता और दूसरा है संस्कृति। ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। जब भी कोई किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, सोसाइटी के बारे में जब भी बात की जाती है तो वहां पर ये दो शब्द जो है उभर करके सामने आते हैं। पहला है सभ्यता और दूसरा है संस्कृति। ऐसे तो लगता है कि हम इन दोनों शब्दों के अर्थ जानते हैं, परंतु इन दो शब्दों के साथ साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, क्या बात है, जबरदस्त बात की है। यानी वैसे तो हम सामान्यतः इनका प्रयोग कर लेते हैं सभ्यता संस्कृति के बारे में, लेकिन जब इनके साथ विशेषण लगते हैं, विशेषण यानी कि कोई विशेष एक्ट इनके साथ ऐड कर दिया जाता है, यानी किसी एक विशेष गुण को जब संस्कृति या सभ्यता शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, तब इसका अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया, जैसे भौतिक सभ्यता, ठीक है, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता दोनों अलग अलग विषय हैं और बहुत गहरे विषय हैं। तब दोनों शब्दों का जो बहुत अर्थ पहले समझ में आया रहता है, वह भी इन विशेषणों के कारण गलत सलत हो जाता है। यानी कि यहां पर दो शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बोला एक होती है भौतिक सभ्यता, ठीक है, और दूसरी होती है आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक एक बहुत अलग शब्द है, आध्यात्मिक एक बहुत अलग शब्द है। भौतिक वस्तुएं सामने दिखाई देती है, आध्यात्मिक जो वस्तुएं होती हैं या आध्यात्मिक जो अनुभव होता है वो हमारा आत्मिक होता है, यानी कि वो अंदर से निकल के बाहर आता है, ठीक है, और भौतिक वस्तुएं बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। और ये दोनों अपने आप में क्या होती है, अलग अलग सभ्यताएं हैं। दोनों का अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में अलग अलग जो है प्रभाव है और दोनों ही विशेषण के साथ प्रयोग किए गए हैं। तो बड़ा सटीक उदाहरण देकर के लेखक ने हमको समझाने का प्रयत्न किया है कि सभ्यता और संस्कृति कैसे अलग अलग होती है और सभ्यता के भी कैसे डिफरेंट शेड होते हैं, अलग अलग रंग रूप होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि क्या सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है। लेखक को यह समझ नहीं आता कि क्या सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है अथवा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। बिल्कुल ठीक है, सभ्यता संस्कृति सुनने में एक जैसा साउंड करता है, लेकिन इनके अर्थ क्या एक है या अलग अलग है, लेखक कंफ्यूज है। क्वेश्चन मार्क लगा करके आपकी तरफ ये क्वेश्चन फेंका गया है। यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बनता है जो कि लेखक ने पूछने का प्रयत्न किया है। लेखक उस समय के बारे में सोचने को कह रहे हैं जब मनुष्य ने आग का आविष्कार नहीं किया था, यानी जब हम आदि मानव थे। अग्नि के बारे में हमें जानकारी थी नहीं, हम जानवरों का शिकार करते, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, और सभ्यता नाम की कोई भी चीज से हम वाकिफ नहीं थे, हमें जानकारी नहीं थी सभ्यता क्या होती है। हमने अग्नि तक का आविष्कार उस समय पर नहीं किया था। ठीक, लेखक इसलिए कल्पना करने को कह रहे हैं क्योंकि आज तो घर घर चूल्हा जलता है। सामान्यतः हर घर में देखा जाता है चूल्हा, यानी हर व्यक्ति भोजन को पका करके खाता है। लेकिन इसी मानव ने एक समय ऐसा भी देखा है जब उसे अग्नि का ज्ञान नहीं था, जानवर का शिकार करके कच्चा मांस खाया जाता था, पेड़ों पर रहते थे, पत्ते बांध करके जीवन व्यतीत करते थे। समझ आया? तो वो सभ्यता का काल वो कौन सी सभ्यता थी, और आज वर्तमान समय में घर घर चूल्हा चल रहा है, यानी हर जगह पर गैस के प्रबंध है, हर जगह पर चूल्हा है, लोग खाना बना करके और फिर खा रहे हैं। तो दोनों में कालखंड में कितना अंतर आ गया। आगे, अर्थात आज तो हर घर में आग का प्रयोग होता है, यानी कि लेखक ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि जिस आग के विषय में प्राचीन समय में मनुष्य जानता नहीं था, आज वर्तमान समय में बिना आग के उसका कोई काम हो ही नहीं सकता।
पूजा पाठ में देखें तब भी अग्नि का प्रयोग हो रहा है, धार्मिक क्रियाकलापों में, अनुष्ठानों में, और भोजन जैसी पकाने की सामान्य क्रिया में भी अग्नि का प्रयोग हो रहा है, उस अग्नि का जिसका प्राचीन मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं। परंतु लेखक हमें सोचने के लिए कहते हैं, लेखक हमें सोचने के लिए कहते हैं, क्या? सोचिए, जिस आदमी ने पहली बार आग का आविष्कार किया होगा, ठीक है, विज्ञान तो ये कहता है भाई कि मनुष्य जो है अग्नि के बारे में जानता ही नहीं था, तो हुआ क्या, वही पत्थर से पत्थर टकराया, अचानक से चिंगारियां निकली और जंगल में आग लग गई। ये कहानी ही चलती है, छोटे छोटे बच्चों को सुनाई जाती है। तो वो आग लग गई, तो जो प्राचीन मनुष्य था, जो आदि मानव था, वो भागा वहां से। उसने देखा अरे आग फैल गई चारों तरफ, ये क्या चीज है, उसे मालूम ही नहीं था। उसकी तपन से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, तो वो भागा। फिर वो एक मांस का टुकड़ा था, वो उसमें जल गया। फिर आदि मानव जो है उसे खोजता हुआ भोजन की तलाश में जब घूम रहा था, तो उसने वो सिका हुआ मांस का टुकड़ा खाया, है ना। उससे मालूम पड़ा उसको कि खाने को अगर हम इस तरह से आग में जला करके या भून करके खाते हैं तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसी बच्चों को बहुत ऐसी प्राचीन कहानियां सुनाई जाती है, छोटी मोटी, उनको थोड़ी छोटी छोटी बातें समझाने के लिए। तो यहां पर यह बात कहने की कोशिश की है लेखक ने कि कौन सा आदमी रहा होगा जब उसने पहली बार आग का आविष्कार किया होगा, अग्नि से पहली बार मनुष्य किस प्रकार से रूबरू हुआ, उसकी उपयोगिता उसने कैसे समझी। आगे देखते हैं। वो कितना बड़ा आविष्कर्ता, आविष्कर्ता यानी कि खोज करने वाला, नया निर्माण करने वाला, ठीक है, अर्थात कितना बड़ा आविष्कार करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि आज के आविष्कार के बाद मनुष्य अधिक सरल जीवन जी पाया और अधिक सभ्य भी बन गया। यानी कि लेखक उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद देते हैं जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया आग का, या तो जिस व्यक्ति ने आग से हमारी सभ्यता को, हम लोगों को रूबरू कराया। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से समझेंगे सभी। क्या कह रहे हैं लेखक? वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, कितना बड़ा महान आविष्कार करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि आग के आविष्कार के बाद मनुष्य अधिक सरल जीवन जी पाया और अधिक सभ्य बन पाया। तो यानी जिस व्यक्ति ने समझा कि आग का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार से कर सकता है, उसका सदुपयोग कैसे कर सकता है, वो व्यक्ति वास्तव में कितना बड़ा महान व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि उसने क्या किया, आने वाली जनरेशन को सभ्य बनाया और अग्नि से उसका परिचय कराया। ठीक, आगे देखते हैं। अथवा लेखक हमें उस समय की कल्पना करने के लिए भी कहते हैं जब मानव को सुई धागे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कौन सोच सकता था कि सुई, छोटा सा लोहे का टुकड़ा, उसमें एक बारीक सुराख किया जाएगा, उसमें एक धागा पिरोया जाएगा और वो धागा बड़े बड़े थानों को सिल करके सुंदर वस्त्रों के आकार के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो एक छोटी सी सुई के अंदर सुराख करके उसमें धागे का प्रयोग करके नए नए प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करने की पहले के समय में किसी व्यक्ति ने सोची नहीं होगी, लेकिन यह भी आविष्कार हुआ। आगे देखिए। जिस मनुष्य के दिमाग में पहली बार यह बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर उस छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। यानी कि मनुष्य जाति को वस्त्र पहनने का ढंग जिसने सिखाया, पहली बार जिसने वस्त्रों के आकार प्रकार से, है ना, मनुष्य जाति को जो बोध कराया, वो व्यक्ति भी कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा। जाने अनजाने या जानबूझकर जो यह आविष्कार किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप और हम सब जानते हैं। हमें ये वस्त्रों को सिल करके पहनने का ज्ञान कहां से हुआ कि कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने छोटे से लोहे के टुकड़े को घिसा, उसमें सुराख करा, धागा पिरोया और क्या किया, वस्त्र को काट करके उसे सिल दिया। और आज के समय में नए नए वस्त्र बनाए जा रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग जैसे बड़े कोर्स चल गए हैं जहां पर वस्त्रों को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि वो भी कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा, जाने अनजाने ही सही, लेकिन ऐसा आविष्कार उस व्यक्ति के द्वारा किया गया। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, ध्यान से नाम पढ़िएगा। अगर आप लोगों को लेखक का नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों उदाहरणों में दो चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। दो कमाल की बातें लिखी हुई है इस लाइन के अंदर। क्या? एक तो वो व्यक्ति जिसने आविष्कार किया, दूसरा जो आविष्कार हुआ। अब ध्यान से समझना, हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं सभ्यता और संस्कृति को। ठीक है, तो इस लाइन को समझना बड़ा जरूरी है। क्या बोला? पहला व्यक्ति तो कौन? आग का आविष्कार जिसने किया। ठीक है, आग के बारे में जिसने जानकारी बटोरी, आग का प्रयोग करके जिसने मानव सभ्यता का विकास किया। दूसरा जो आविष्कार उसने किया वो। ठीक, तो यह है आग का आविष्कार। आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। यानी कि एक तो आविष्कर्ता
जिसने आविष्कार किया, दूसरा जिस वस्तु का आविष्कार किया गया। इन दो चीजों को लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से हाईलाइट करने की कोशिश की है। ठीक है, एक तो आविष्कर्ता यानी कि जिसने आविष्कार किया, दूसरा जो आविष्कार किया गया हो। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस योग्यता अथवा जिस प्रेरणा या उमंग के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह किसी व्यक्ति विशेष की संस्कृति कही जाती है। कमाल की लाइन है, ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। क्या बोला लेखक ने कि जिस योग्यता अथवा जिस प्रेरणा या उमंग के बल पर, यानी मनुष्य अपने मन में कोई चीज सोच ले कि उसको कुछ नया देना है समाज को, तो उसके अंदर जो उत्साह उमंग होता है उसके आधार पर, ठीक है, सुई धागे का आविष्कार हुआ है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने मन में सोचा होगा कि भाई एक सुई धागा जैसी एक चीज उसने बनाने का प्रयत्न किया होगा, जिसका प्रयोग करके उसने सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया होगा। तो ये अपने आप में एक अलग थॉट है। आगे देखिए, वह किसी व्यक्ति विशेष की संस्कृति कही जा सकती है। आगे देखते हैं। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ अथवा जो चीज उस व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। तो संस्कृति क्या है? वो व्यक्ति जिसने निर्माण किया, ठीक है, और सभ्यता क्या है? जिस चीज का निर्माण हुआ। दो चीजें बता दी, क्लियर, सुई धागे के माध्यम से और अग्नि के माध्यम से। तो क्या बोला लेखक ने? संस्कृति क्या हो गई? वो व्यक्ति जिसने सोचा, जिसके मन में उत्साह हुआ कहे नए निर्माण करने का, जो समाज के लिए लाभकारी हो। सभ्यता क्या हुई? उसने जो निर्माण किया समाज के लिए, वो सभ्यता हुई। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हाई प्रोफाइल नाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और उसमें से भी इस कंटेंट को ले सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति में पहली बार जिस चीज अर्थात योग्यता जितनी अधिक व स्वच्छ मात्रा में होगी, देखिए जरा, जिस व्यक्ति में पहली चीज अर्थात योग्यता जितनी अधिक व स्वच्छ मात्रा में होगी, यानी प्योर पायस, ठीक है, कोई गलतफहमी नहीं पालना कि मैं बहुत योग्य हूं। एक्चुअली जिसमें योग्यता होगी, पहली क्वालिटी तो वो है व्यक्ति की। दूसरा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक स्वच्छ आविष्कर्ता होगा, यानी कि जिस व्यक्ति का फोकस होगा किसी वस्तु विशेष पर, यानी जिस व्यक्ति का माइंड क्लियर होगा कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, नए आविष्कार करने का पेशन, यानी कि हम एक तरह से बात करें पेशेंस जिसे हम कहते हैं, धैर्य चाहिए होता है कोई नया आविष्कार करने के लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये क्वालिटीज जिस व्यक्ति के अंदर हो। दूसरा, वो किस चीज का निर्माण करना चाह रहा है, ये उसका लॉजिक क्लियर हो, ये उस व्यक्ति की विशेषता है जो नया आविष्कार करके समाज को देता है। तो क्या बोला लेखक ने? जिस व्यक्ति में पहली चीज क्या योग्यता हो, ठीक है, गलतफहमी नहीं हो, एक्चुअली वो कैपेबल हो। दूसरा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक स्वच्छ आविष्कर्ता होगा, यानी कि जिसका फोकस होगा, माइंड लॉजिक क्लियर होगा, वो उतने ही अच्छे आविष्कार करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति, संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया, देखिए जरा, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान या उसकी आने वाली पीढ़ी को वह चीज बिना कोशिश के स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। समाज में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आचार्य हुए, आचार्य प्रवर हुए, बड़े बड़े लोग हुए, विद्वान लोग, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज को जो दिया वो समाज को मिल गया, समाज उसको बिल्कुल सामान्य तरह से प्रयोग करने लगा। एग्जाम्पल दिया, जैसे पिता ने कोई वस्तु अपने पुत्र को दी, अब वो पुत्र को बड़ी आसानी से मिल गई, तो पुत्र उसको सामान्य प्रकार से प्रयोग करा, जबकि उस वस्तु को प्राप्त करने में पिता को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया या आविष्कार किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक या यथार्थ संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु का निर्माण करने का प्रयत्न करता है अथवा उसका निर्माण करता है समाज के लिए, वही व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। यानी जो समाज को कुछ देना चाहता है, समाज के लिए कुछ नव निर्माण करना चाहता है। आगे देखते हैं। और उनकी संतान अपने पूर्वज की ही तरह सभ्य अथवा शिष्ट भले ही बन जाए, किंतु उसे संस्कृत नहीं कहलाया जा सकता। यानी कि एक व्यक्ति जिसने समाज को कुछ दिया है, समाज उसका सम्मान करता है, और उसकी जो आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, तो वो क्या करेंगे? समाज उस व्यक्ति का सम्मान करेगा। किसका? जिसने समाज को कुछ दिया है, और उसका भी सम्मान करेगा जिसकी पीढ़ी में वो जन्म हुआ, जिसकी पीढ़ी में आगे वाले लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने निर्माण किया वो संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, उसकी जनरेशन को नहीं कहा जाएगा, चाहे वो उस व्यक्ति जैसी कितने ही विद्वान क्यों ना हो। लेकिन समाज को दिया किसने? उस व्यक्ति ने। किसने? संस्कृत व्यक्ति ने, जो कि उस पीढ़ी का पहला व्यक्ति रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसके बाद जो जनरेशन आई, उसका सम्मान जरूर किया जाएगा, लेकिन उसे लेखक कह रहे हैं संस्कृत नहीं कहलाया जा सकता।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसे अंडरलाइन करते जाना भाई, और बहुत ध्यान से सुनना। संस्कृत और सभ्यता को हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंग। और अच्छे से समझाने के लिए लेखक एक वर्तमान समय का उदाहरण लेते हैं, यानी कि यहां तक तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन अभी लेखक को सेटिस्फेक्शन नहीं आया, संतुष्टि नहीं आई, उन्हें लग रहा है कि अभी आप लोग समझ नहीं पाए, तो वो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं देखते हैं जरा। और अच्छे से समझाने के लिए लेखक एक वर्तमान समय का उदाहरण लेते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया। ठीक है, इसलिए वह संस्कृत मानव था। संस्कृत मानव था कौन? न्यूटन, क्योंकि उसने खोज की किसकी? ग्रेविटी की, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आज के विद्यार्थी को भले ही गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ कई सिद्धांत और बातें पता हो। न्यूटन ने जो हम लोगों को जो एक सिद्धांत दिया था, है ना, एक थ्योरी जो दी थी, वो सीमित थी, लेकिन लोगों ने क्या किया? न्यूटन को पढ़ करके उनके सिद्धांतों की जानकारी लेके और उसे एक्सप्लोर किया। तो हो सकता है कि आज के समय में जो युवा हैं वो ग्रेविटी के बारे में कुछ और नई चीजें भी खोज रहे हो, या और भी नई चीजों की खोज कर चुके हो। लेकिन देखिएगा आगे, लेकिन ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। यानी जो वास्तविक आविष्कारक था, जिसने बीज बोया किसी विषय विशेष का, किसी खोज को करने का, किसी नए आविष्कार को करने का, जिसने बीज बोया ना, जिसने बेसिक दिया, उसे हम संस्कृत कहते हैं। उस बीज को पौधा बना, फिर उसके बाद वो वृक्ष बना, फिर उस पर फल आए, फिर फूल आए, फिर लोगों ने उसका उपभोग किया। तो ये जो उपभोग करने वाले लोग हैं, बीज के बोने के बाद जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा बीज बोया गया है, उसका महत्व है यहां पर। जैसे कि न्यूटन ने सिद्धांत दिया ग्रेविटी का, तो न्यूटन ने जो बीज बोया ना लोगों की समझ के अंदर, सोच के अंदर, उसे आज के युवाओं ने और एक्सप्लोर कर लिया है, एक बड़ा वृक्ष बना लिया है। लेकिन वो सारे के सारे न्यूटन के अंडर ही माने जाएंगे, यानी कि न्यूटन से निम्न श्रेणी के माने जाएंगे, न्यूटन से नीचे ही माने जाएंगे, चाहे उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को ही कितना भी एक्सप्लोर कर लिया हो। लेकिन सुसंस्कृत व्यक्ति, या कहें संस्कृत व्यक्ति, या कहें कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति, उसका जो मूल सिद्धांत दिया गया है वो न्यूटन को ही माना जाएगा। यानी कि अंततोगत्वा न्यूटन ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाएंगे। जब भी ग्रेविटी की बात होगी, गुरुत्वाकर्षण की बात होगी, आज के वैज्ञानिक चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात की शुरुआत हमेशा न्यूटन से होगी। इसलिए पाठ के आधार पर न्यूटन क्या है? संस्कृत व्यक्ति है। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत कमाल का चैप्टर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, है ना, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए और बड़ी सामान्य भाषा में दिए गए हैं। ये इसकी विशेषता निबंध की है ना। आगे देखते हैं। आपका आविष्कार, देखिएगा जरा, एक नया लॉजिक है, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहने की कवि लेखक कोशिश कर रहे हैं कि आपका आविष्कार करने के लिए पेट की भूख कारण रही होगी, जिस कारण अच्छा भोजन पका के खाने की इच्छा ही आग के आविष्कार का कारण रही होगी। ठीक है, तो लेखक कहते हैं भाई आग का आविष्कार जो हुआ, या आग का प्रयोग मानव ने जो करना शुरू किया, तो उसकी मंशा रही होगी कि भाई भोजन अभी कच्चा खाते हैं, स्वाद नहीं आता, तो उसको पका करके भून करके खाया जाए, इस प्रकार से। ठीक, ठंड के मौसम में शरीर को बचाने के लिए कपड़ों को जोड़ने और गर्मी के मौसम में शरीर को सजाने के लिए कपड़ों को अलग अलग तरीके से जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सुई धागे का प्रयोग होता है। ठंडी के कपड़े जो होते हैं, यानी कि शीतकाल में जब हमें ठंड लगती है तो उसके कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, उनकी सिलाई अलग प्रकार से होती है, लेकिन उपयोग में सुई ही आती है। इसी प्रकार से गर्मी के समय में हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो उनका निर्माण और उनको कपड़े बनाने का काम जो है वो सुई धागे के द्वारा ही होता है। तो किसी व्यक्ति ने जरूर ये बात सोची होगी कि भाई अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाए, लेकिन बनाए कैसे जाएंगे? सुई और धागे से। हर कपड़े का निर्माण सुई और धागे से ही होता है। अब लेखक कल्पना करने के लिए कहते हैं कि उस आदमी की जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका शरीर ढका हुआ है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल को एक्सप्लोर कर रहे हैं लेखक, देखिएगा जरा, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के समय जगमगाते हुए तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान रहता है कि आखिरकार यह मोतियों से भरी बड़ी थाली क्या है। यानी कि आकाश में हम लोगों ने बहुत ज्यादा धीरे धीरे विकास किया, मानसिक शारीरिक विकास हुआ, और हमारे ज्ञान का भी हम लोगों ने धीरे धीरे विस्तार किया है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन आज भी जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, या कोई व्यक्ति बाहर आंगन में सोया हुआ है और वो आकाश की ओर देखता है, तो रात्रि के समय असंख्य तारे जब आकाश में टिमटिमाते हैं तो उनको देख करके हर व्यक्ति के मन में ये बात आती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कि ये तारे टके हुए कैसे हैं, ये आकाश से गिरते क्यों नहीं और इतने सारे आते कहां से हैं। यानी कि ये तारों की थाली, आकाश रूपी तारों की थाली क्या है।
आगे लेखक के कहने का तात्पर्य वो समझा रहे हैं क्या, यह है कि केवल पेट को भरने और शरीर को ढकने की इच्छा ही मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। यानी मनुष्य ने कभी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ खाना बना करके खा लिया करूंगा या कपड़े पहन लिया करूंगा, शरीर को ढक लूंगा, ये नहीं सोचा था। उसने इस आविष्कार के माध्यम से इसको और एक्सप्लोर करने की सोचा था। यानी सोचा था कि मैं जो अभी बीज बो रहा हूं इसकी लोग आने वाली जो जनरेशन है सुरक्षा करेगी और इसको एक बड़े विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित करेगी। यानी कि मेरी खोजों को और एक्सप्लोर किया जाएगा जिससे कि सोसाइटी को और ज्यादा लाभ प्राप्त हो। ठीक, आगे देखते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और जिसका शरीर ढका हुआ है फिर भी जो खाली नहीं बैठ सकता वही असल में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। अब एक क्वालिटी बताइए भाई, आप और हम तो ऐसे कि हमें जो चीज चाहिए वो मिल गई तो हम तृप्त हो गए, शांति से बैठ गए। लेकिन संस्कृत व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते, वो नित्य नए विचारों में उलझे रहते हैं। और जब उनमें से कोई एक सशक्त विचार उनके मानस पटल पर अंकित हो जाता है और उनका मन बुद्धि चेतना सब एकाग्र हो जाती है, फिर वो नई खोज में लग जाते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है संस्कृत व्यक्ति। ठीक है, जो निरंतर नई खोज करने में लगे हुए हैं, किसके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, इस प्रकार से। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर समझाने का प्रयत्न किया गया है लेखक के माध्यम से, इसे हम समझेंगे। आगे देखते हैं भाई, लेखक बताते हैं कि हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा भाग हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से ही मिला है। यानी हमारी सभ्यता आज के समय में जो इतनी डेवलप हुई है, हम लोग इतना जो अपने जीवन को सुविधा युक्त बना लिए हैं, ज्ञानवान हम लोग हो गए हैं, हमने अपनी चेतना को स्पंदित किया है, हम लोगों ने अपने ज्ञान का विस्तार किया है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमने उनके सिद्धांतों को कुरेदा, टटोला, उसमें से जो और नई चीजें निकल सकती थी उनको लिया और समाज का विकास किया है। हम वो व्यक्ति हैं, हम भारतीय वो व्यक्ति हैं। ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी बुद्धि पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। यानी कि हम हमारे आसपास जो वस्तुएं देखते हैं जो कि हमारे भौतिक सुविधाओं के साधन है, तो इनकी खोज किसने की है, ऐसे लोगों ने की है जिनके बुद्धि पर भौतिक सुविधाओं का प्रभाव अधिक था। यानी जो जीवन को लग्जरियस बनाना चाहते थे, सुविधा युक्त बनाना चाहते थे। ठीक, आगे देखते हैं। किंतु हमारी सभ्यता कुछ हिस्सा ऐसे विद्वान, बुद्धिमान अथवा चिंतन मनन करने वाले व्यक्तियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वश में होकर या सम्मोहित होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज या सरल संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। यानी कि ऐसे लोग भी हैं जो केवल भौतिकता के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि भौतिक जीवन के साथ साथ मानवीय जीवन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने क्या किया है, नए नए खोज किए हैं, अपने मन को कुरेदा है। क्या लिखा है लेखक ने, उन लोगों ने क्या किया, भौतिक प्रेरणा के वश में नहीं आए, वो केवल भौतिकता के पीछे नहीं भागे और ना ही वो किसी को देख करके सम्मोहित हुए। सम्मोहित होने का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, उसके भ्रम में आ जाना, किसी के वश में हो जाना, इसे कहते हैं सम्मोहन। ठीक है, बल्कि अपने अंदर की सहज या सरल संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। यानी स्वतः ही उनके अंदर भाव था कुछ नया करने का, वो किसी को देख करके इंस्पायर नहीं हुए हैं, बल्कि अंदर का जो मोटिवेशन था उसने ही उनको नई खोज करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक, आगे देखते हैं। और रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला विद्वान मनुष्य ही हमारे आज के ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि अब भी हमारे मन में जो विचार आते हैं, जैसे कि एक चैप्टर आता है 9th क्लास के अंदर, वो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। तो उसमें कहानी आती है कि जो सीवी रमन थे वो एक बार यात्रा कर रहे थे समुद्र में, तो उन्होंने देखा समुद्र का पानी नीला क्यों है। उन्हें इस विषय में खोज करी। ठीक है, उन्होंने अपने पूरा बुद्धि का, पूरे समय का प्रयोग किया इसकी कि ये नीला क्यों है, इसके बारे में खोज की। ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने खगोल के विषय में, खगोल यानी कि आकाशीय जो अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्रभाव है उनके, ना, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी से उनकी दूरी है, पृथ्वी पर उनका प्रभाव है, इसके बारे में नई नई खोजें करी हैं। तो ये कैसे की है, स्वतः प्रेरणा से व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई और उसने क्या किया, नई नई चीजों को खोजने का प्रयत्न किया। यहां पर यह बात लेखक ने कहने का प्रयत्न किया है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि भाई दूसरे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा डालने के लिए अपने मुंह के रोटी के टुकड़े को छोड़ देना, कितनी बड़ी बात की गई। यानी कि अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो अपने दुख को त्याग करके दूसरे के दुख में सहायक होना। ठीक, तो अपने रोटी के टुकड़े को छोड़कर मुंह के रोटी के टुकड़े को छोड़ देना। एक रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए माता के बैठे रहने, लेनिन द्वारा डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाना। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं बच्चों, ये मैं आपको चैप्टर के अलग अलग छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूं,
है ना, कि दया भाव क्या होता है या संस्कृति क्या होती है ना। तो यहां पर दिया भाई एक एग्जाम्पल था कि भाई कोई व्यक्ति स्वयं बहुत भूखा था लेकिन उसने अपनी रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया दूसरे भूखे के लिए, या कोई बच्चा बीमार हुआ और मां बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से उसे गोद में लेकर के बैठी हुई है, या फिर लेनिन का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, डबल रोटी के सूखे टुकड़े को स्वयं न खाकर दूसरे को खिला दिया क्योंकि सामने वाला बहुत ज्यादा भूखा था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता देना, और दूसरा एग्जाम्पल सिद्धार्थ का अपना घर केवल इसलिए त्याग देना कि प्रबल वासना के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। ये 4-5 जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये बताए गए हैं मानवीय चेतना की चरमोत्कर्ष की भावना को। बताया गया कि मनुष्य जब मानवता पर आता है तो वो स्वयं की चेतना को दूसरे की चेतना के समकक्ष समझता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, वो स्वयं को महत्वपूर्ण ना मानते हुए अपने सामने जो दुखी व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, उसके प्रति दया का प्रदर्शन करता है। यह है मानवीयता, यह है मानव संवेदना जिसका अभाव वर्तमान समय में देखने को मिलता है। ये 4-5 एग्जाम्पल देकर के, जैसे उन्होंने मां का उदाहरण दिया, हम देखते हैं ना जब कभी हम बीमार हो जाते हैं थोड़े से भी तो मम्मी रात भर सो नहीं पाती है, बीच में उठ करके आती है, हमें देखती हैं कि हम सो तो रहे हैं ना, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, बार बार वो हमारे सर पर हाथ फेरती हैं, हमारी दवाई का भोजन की व्यवस्था करती हैं, ध्यान रखती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भूखे व्यक्ति को आपने देखा और आपके मन में बड़ी दया भाव आई, आपने क्या किया, अपने खाने की जो थाली थी वो आपने दूसरे व्यक्ति को भेंट कर दी ताकि वो अपने क्षुधा निवृत्ति कर सके। या यूं कह दूं कि एक रोटी का टुकड़ा था जिससे आप अपनी भूख मिटा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने दया भाव के कारण से दूसरे व्यक्ति को वो रोटी दान कर दी, वो टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए। सिद्धार्थ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिद्धार्थ ने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, और काय के लिए छोड़ दिया कि जो मानव भटक गया है, जो भौतिकवाद में लगा हुआ है, भौतिक सुविधाओं को बटोरने में लगा हुआ है ना, इस भावना का वो त्याग करे। उसके लिए उदाहरण बन गए कौन, सिद्धार्थ। भरा पूरा राजपाट छोड़ करके वो बाहर चले गए, उन्होंने ईश्वर की खोज करी। इस प्रकार के एग्जाम्पल देकर के बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको देने का प्रयत्न किया लेखक ने बात समझने के लिए। ऐसी भावनाएं व्यक्ति में कहां से उत्पन्न होती हैं, ये प्रश्न पूछा है लेखक ने कि ऐसी भावनाएं कहां से आती है। अपने आप में क्वेश्चन है, इसमें से 2 उदाहरण ले लेंगे और बोलेंगे ऐसी भावनाएं पाठ के अनुसार बताइए मनुष्य में कैसे उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। जो भी योग्यता दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कोई आविष्कार करवाती है या किसी नए तथ्य की जानकारी उपलब्ध करवाती है वह संस्कृति है। तो सभ्यता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो संस्कृति क्या बताई, जब कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में न सोचते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जब कोई नव निर्माण करता है, कोई सकारात्मक निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति कहते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया तो फिर सभ्यता क्या होती है भाई, समझते हैं, देखिए जरा। तो इसका उत्तर यह है कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। यानी एक व्यक्ति ने समाज के बारे में कुछ सोचा कि मैं समाज को कैसे लाभ दूं, ये विचार जो उसके मन में आया, इसे तो हम कहेंगे संस्कृति। वो व्यक्ति क्या है, संस्कृत व्यक्ति है, और उसने इस भावना से प्रेरित होकर के समाज को जो दिया, उसका वो आविष्कार, उसकी वो वस्तु, उसका वो योगदान क्या है, सभ्यता। सिंपल सी बात, सीधी बात खत्म। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। अगर कोई व्यक्ति समाज के अहेतु के लिए या ये समझ लो समाज में नकारात्मकता लाने के लिए कोई निर्माण कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इतिहास में बहुत सारे शक्तिशाली महापुरुषों के बारे में बात आती है, तो साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दानवों के बारे में भी बात आती है जो कि हजारों वर्ष तपस्या करते थे और भगवान से वरदान मांगते थे क्या, कि भाई धरती पर हमारा राज हो जाए, हम मानव जाति को समाप्त कर दें और केवल धरती पर हम ही रहें, सूर्य के हम राजा बन जाएं। इस प्रकार की भावनाओं से भी युक्त थे। तो जो व्यक्ति समाज की सकारात्मकता के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जब कोई विचार मन में लाता है और उसके विचार का जो परिणाम होता है उसे कहा गया है सभ्यता। अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है सोसाइटी के लिए तो वो संस्कृत व्यक्ति है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कुछ नेगेटिव सोच रहा है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो फिर वो क्या है, असंस्कृति व्यक्ति है, असंस्कृत व्यक्ति ही कहा जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कल्याण भावना से कोई आविष्कार किया गया है तो वह संस्कृति है, परंतु यदि कल्याण की भावना निहित नहीं है तो वह असंस्कृति ही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझ लेना, ध्यान से लिख लेना अपनी रफ बुक पे, है ना। संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल छान करके अलग अलग कर दिया गया है। कितने शानदार एग्जाम्पल देकर के, क्या साधारण भाषा का प्रयोग किया, क्या क्या इसके उदाहरण दिए गए, शानदार उदाहरण।
तो इनको आप अपने रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि आपके पॉइंट्स बनते चले जाए और आपको समझ में आ जाए कि संस्कृति है क्या। ये कोई कहानी नहीं है बच्चों कि आप पढ़ लेंगे आपको कैरेक्टर याद हो जाएंगे और हो जाएगा, नहीं, ये निबंध है। ये यानी कि एक थॉटफुल एक प्रोसेस है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, किसके आधार पर, पाठ के आधार पर, और किसके आधार पर, उदाहरण के आधार पर। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो कल्याण की भावना अगर निहित है, कोई व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कुछ बना रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक संस्कृत व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है और उसके पीछे उसका उद्देश्य समाज को नुकसान पहुंचाना है, तो वो निश्चित रूप से कितना भी अच्छा निर्माण कर ले, वो असंस्कृत व्यक्ति ही कहलाएगा। आगे देखते हैं। मानव ने जब जब बुद्धि, समझ अथवा विवेक और दोस्ती या मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। क्या बात लिखी गई है कि जब भी व्यक्ति ने फैक्ट्स पर बात की है, तो उसने क्या किया है, उसने दरकिनार कर दिया है किसको, दोस्ती या मित्रता के किसी नए भाव को। दूसरा, उसने अपने बुद्धि, समझ और विवेक का प्रयोग करके नए विचारों को आगे लाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि बुद्धि का, विवेक का जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम सोसाइटी के बारे में कुछ सोच पाएंगे और उसी के आधार पर हम निर्माण कर पाएंगे। आगे देखते हैं। जिस तथ्य का आविष्कार सभी के कल्याण के लिए किया गया हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हथियार या दल बल की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम सोसाइटी के लिए कोई सकारात्मक निर्माण करते हैं, कोई ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी ऐसे विचार का निर्माण करते हैं जो समाज के लिए हितकर है, तो उसकी रक्षा हमें करनी नहीं पड़ती। समझ आया आप लोगों को? लेकिन जब हम कोई ऐसा निगेटिव थॉट मन में लाते हैं सोसाइटी के लिए, या कोई ऐसा नकारात्मक निर्माण करते हैं जिससे समाज को नुकसान पहुंच सकता है, समाज या संस्कृति नष्ट हो सकती है, तो ऐसे में हमें उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, जो व्यक्ति सच बोलता है, एग्जाम्पल समझ लो सीधा सा, जो व्यक्ति सच बोलता है ना, उसे किसी से डर नहीं होता, क्योंकि वो हर जगह पर सच बोल रहा होता है। लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है, जो झूठ बोल रहा होता है, उसने किस व्यक्ति से कहां, कब, कितना झूठ बोला, उसे एक एक चीज याद रखनी पड़ती है अपने आप को सेफ रखने के लिए। और सच बोलने वाले को, वो सीधा सच बोल रहा होता है, वो आज भी सच बोलेगा, कल भी सच बोलेगा, आपसे भी सच बोलेगा, हमसे भी सच बोलेगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जब किसी वस्तु का निर्माण समाज की भलाई के लिए होता है, तो उस वस्तु को किसी दलबंदी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब किसी वस्तु का निर्माण समाज के अहित में होता है, तो फिर उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। आगे देखते हैं। लेखक समझाते हैं कि मानव संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह कोई बांटे जाने वाली वस्तु नहीं है, और मानव संस्कृति में जितना भाग कल्याण का है, वह अकल्याण की तुलना में ज्यादा सर्वोत्तम और उत्कृष्ट ही नहीं बल्कि स्थायी अर्थात हमेशा बना रहने वाला भी है। क्या बात कही है लेखक ने? यहां पर लेखक ने कहा है कि जो सकारात्मक चीजें सोसाइटी के लिए बनती है, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती है, जबकि जो नकारात्मक वस्तुएं होती है, वो कुछ समय के बाद एक निश्चित कालखंड में लोगों के द्वारा ठुकरा दी जाती है। यानी अगर आप सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो सोसाइटी के लोग उससे थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में उसका विरोध होगा। लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो और ज्यादा एक्सप्लोर होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उससे प्रभावित होंगे, और क्या होगा, वो लंबे समय तक बना रहेगा। ये उसकी विशेषता होती है। कहने का तात्पर्य, एक सिंपल लैंग्वेज में देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि कल्याण का अंश कभी नष्ट नहीं होता और न ही कोई नष्ट करता है या कर सकता है। यानी हम जब भी कोई पॉजिटिव चीज बना रहे होते हैं, या हम ये कहें जब हम सकारात्मकता कोई विचार ला रहे होते हैं सोसाइटी के लिए, हम कोई नव निर्माण कर रहे होते हैं सोसाइटी के लिए, तो एक तो हमें उसकी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, दूसरा वो नव निर्माण, वो विचार, वो कुछ भी हो, चाहे कोई वस्तु का निर्माण हो, कोई नया आविष्कार हो, या कोई विचार ही क्यों ना हो सोसाइटी के लिए, वो लंबे समय तक बना रहता है, उसका इंपैक्ट हमेशा सोसाइटी पर रहता है। इसी तर्ज पर अगर हम देखें, अगर हम कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, नकारात्मकता ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो ऐसे में उसका प्रभाव क्षणिक होता है, थोड़े समय बाद वो लोगों के द्वारा नकार दिया जाता है। तो यहां पर क्या बात करने की कोशिश की लेखक ने? यहां पर बात कोशिश की है संस्कृति और सभ्यता को समझाने की। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है संस्कृति, इसमें दो शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। वो दो शब्द कौन से हैं? अगर आपको आंसर आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैप्टर में हमने किन दो मुख्य शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त की है, जिसे हमने परिभाषित भी किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आपको अगर इसका आंसर मालूम है कि इस चैप्टर में कौन से दो शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो प्लीज इसे कमेंट में लिखें, ताकि मालूम पड़े कि आप लोगों को क्या क्या चीजें याद हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक नेम है। तो आपको देखना है मात्राएं कैसी हैं आपकी, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए और इस प्रकार के अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, चैप्टर्स की और विस्तृत व्याख्या के लिए आप लोगों के पास हाई प्रोफाइल नाम का एक चैनल है, आप उस पर जाइए, वहां पर ये वीडियो सर्च कीजिए, वहां पर आपको मेरे कई सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको देखिए और उनका लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड स्लॉट पर। यह है हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ठीक है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि चैप्टर में से प्रश्न किस प्रकार से बनाया गया और फिर उसका उत्तर कैसे दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है, यानी सोसाइटी अभी तक ये क्यों नहीं समझ पाई है कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है, ये क्वेश्चन है। ठीक, आंसर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं, पर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं। भ्रमित यानी कि कंफ्यूज रहते हैं, शंका में रहते हैं, उनका लॉजिक क्लियर नहीं है, उन्हें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते संस्कृति और सभ्यता में। ठीक, आगे देखते हैं। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से, यानी अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करते हैं। लापरवाही से प्रयोग किया जाता है बिना अर्थ को समझे। अरे भाई, अर्थ को नहीं समझोगे तो फिर अनर्थ ही करोगे ना। वैसे सोसाइटी के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। इन शब्दों के जो अर्थ उन्हें पहले समझ में आते भी हैं, वे बाद में इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण लगाकर और भी गलत सलत लगने लग जाते हैं। यानी कि एक तो ये मालूम नहीं कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, दूसरा इसके साथ विशेषण और जोड़ देंगे, आध्यात्मिक सभ्यता, भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, ये शब्द और जोड़ देंगे जो कि विशेषण हैं। तो ऐसा शब्दों को जोड़ने के बाद ये इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। किनको? इन दो शब्दों को, सभ्यता और संस्कृति को। फिर इनके अर्थ कैसे निकलते हैं? लेखक बोल रहे हैं गलत सलत निकलते हैं, यानी कि लॉजिक क्लियर नहीं होता कि कहना क्या चाहते हो भाई। जब बोलते हैं कहना क्या चाहते हो, वही सिचुएशन बन जाती है। आगे देखते हैं। ऐसे स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने विवेक से लगा लेते हैं। अपने विवेक से यानी अपने पास जितना दिमाग है उतना लगा लिया। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों को सही अर्थ की समझ अब तक नहीं बन पाई है। लोगों को डिफरेंस तो मालूम है नहीं, तो वो क्या करते हैं स्व विवेक से, यानी अपने दिमाग में जो थॉट आया वो उसके बारे में उस लॉजिक को उल्टा सुल्टा करके, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करके, मरोड़ करके और अपना लॉजिक लगा दिया। यानी मालूम कुछ भी नहीं लेकिन ज्ञान जरूर देना है, ये वो लोग होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है भाई? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता। निठल्ला यानी कि फ्री में ऐसे नहीं बैठता कि बस पड़े घर में। ठीक है, वो क्या करता है? वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचता रहता है, वो कुछ ना कुछ नए आविष्कार के विषय में अपने सोच को एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है, नए नए विषयों को पढ़ रहा होता है और जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। वो निठल्ला नहीं बैठता, यानी फालतू नहीं बैठता। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी समाज के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए वो सोचता रहता है। उदाहरणार्थ, सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे। सिद्धार्थ का एग्जाम्पल फिर से आ गया, भगवान सिद्धार्थ जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए। क्यों? ताकि आने वाले युवा समझ सके कि ये भौतिक सुख सुविधाएं केवल मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति उसका लक्ष्य है। ठीक, आगे देखते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी क्षमता से किसी ऐसे नए तथ्य का आविष्कार करे जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ शानदार सोच रहा होता है, कुछ बेहतरीन कर रहा होता है, निठल्ला नहीं बैठता, ऐसा व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन क्या था? वास्तविक अर्थों में। अब ये बोला वास्तविक अर्थों में, तो कौन सा वास्तविक? जो चैप्टर में दिया उसके आधार पर हमको जवाब देना है, मन से नहीं लिखना है। तो जो चैप्टर में एग्जाम्पल दिए हुए वो हमने एग्जाम्पल ले ली और अपनी भाषा बना दी। ठीक, तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन लिख लेना इस क्वेश्चन को। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो आगे चल के आतंकवादी बने, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के चोर बने, डकैत बने। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है? अच्छा, अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहें? सोसाइटी में तो वो रहता है, उसे हम क्या कहें? संस्कृति व्यक्ति कहें या असंस्कृति व्यक्ति कहें? आंसर देखते हैं। संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है। ऐसे आविष्कर्ता यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है,
वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। और इनका संबंध किससे होता है? कल्याण की भावना से। उनके अंदर थॉट ही आता है पहला कि मैं सोसाइटी के लिए ऐसा क्या करूं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारे देश के लोग आगे बढ़े। सबसे पहला थॉट ही उसके अंदर ही आता है। तो ये बात तो क्लियर है भाई, संस्कृति व्यक्ति वो कहलाता है जिसके मन में समाज हित की भावना है। आगे देखते हैं, कल्याण, इसे कल्याण से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। केवल एक यही भावना होती है कि मैं सोसाइटी को बेहतरीन क्या दे सकता हूं, ये एक भावना होती है जो क्या करती है? व्यक्ति को नए नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति जब अपनी योग्यता का प्रयोग आत्मविश्वास के साधनों की खोज करने में करता है और उससे आत्मविश्वास करता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, उसका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, उसका परसेप्शन बदल जाता है और वो नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है और सोसाइटी के विनाश के बारे में सोचने लगता है, तब वह व्यक्ति असंस्कृति व्यक्ति बन जाता है। ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती, तब यह असंस्कृति का रूप ले लेती है। यानी कि जब कोई मनुष्य समाज के लिए नकारात्मक सोचता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए असंस्कृति व्यक्ति ही कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर भाषा में लिखने का प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से आप लोगों को साधारण और सरल भाषा लगी होगी, तो आप इनको ध्यान से सुने, लिखें अगर आपको उचित लगता है तो, और इनका अभ्यास करें। अच्छे प्रश्न है, निश्चित रूप से ये अगले सेशन में आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या मानवीय सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट स्लॉट पर आ गए हैं। हमारा अगला स्लॉट देखिए, नेक्स्ट स्लॉट है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये वो प्रश्नोत्तर है जो विगत कई वर्षों में प्रश्न पत्र में हमें मिले हैं, देखने में आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं जरा। संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित कीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी हो गया भाई, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसको परिभाषित करने की कह रहे हैं, यानी एक्सप्लेन करो दोनों चीजें क्या है। तो फर्स्ट देखिएगा, संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित कीजिए। तो जिस योग्यता, क्षमता या बुद्धिमानी से अथवा जिस स्वभाव, आदत या आचार व्यवहार के कारण अथवा जिस प्रेरणा या उमंग के बल पर आग व सुई का आविष्कार हुआ है, वह किसी व्यक्ति विशेष की संस्कृति कही जाती है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है अथवा जो चीज उस व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। तो संस्कृति क्या हुई? किसी व्यक्ति के मन में थॉट आना कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और उस व्यक्ति ने इस विचार से प्रभावित होकर के सोसाइटी को जो दिया, वो हुई सभ्यता। इन शॉर्ट, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है भाई? कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव या आचार व्यवहार को उसकी संस्कृति कहा जाता है। साधारण भाषा में बता दिया है क्या, कि किसी व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव या आचार व्यवहार को उसकी संस्कृति कहा जाता है। और उस योग्यता, स्वभाव अथवा आचार व्यवहार के द्वारा जो सर्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए आविष्कार किया जाता है, वह सभ्यता कहलाती है। संस्कृति सभ्यता में अंतर सीधा समझ में आ गया। मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो थिंकिंग है, सोसाइटी के लिए कुछ करने की जो इच्छा है, वो है संस्कृति। ठीक है, और सभ्यता क्या है? इस थॉट से प्रभावित होकर के, है ना, इसका जो प्रभाव मेरी मानसिकता पर पड़ा, उससे प्रभावित होकर के मैंने सोसाइटी को जो दिया सकारात्मक, वो हुई सभ्यता। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी भाषा में लिखा गया है। आपकी समझ में संस्कृति क्या है स्पष्ट कीजिए। जब भी लेखक को आपकी क्रिएटिविटी देखनी होती है, या जब भी कवि को आपका परसेप्शन जानना होता है, आपका क्या दृष्टिकोण है ये जानना होता है, तो वो एक गेंद उछालते हैं आपकी तरफ और क्या कह देते हैं, क्वेश्चन क्या बनाते हैं, आपकी समझ में संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें भाषा को पढ़ना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन किसका रेफरेंस में? चैप्टर के रेफरेंस में। अपने मन से विचार नहीं लिख देने, अपन कोई विचारक नहीं है, अपने को चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर का रेफरेंस देते हुए, उसमें जो घटनाक्रम है उसका प्रयोग करते हुए हमें अपनी भाषा बनानी होती है। तो देखते हैं कैसे बनानी होती है। भाई आपकी समझ में संस्कृति का क्या अर्थ है, या देखिए आपकी समझ में संस्कृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता, आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह ही संस्कृति और योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता किसी महामानव से सब कुछ अर्थात सारी धन संपत्ति, अमूल्य निधि या पदार्थ का त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी योग्यता दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कोई आविष्कार करवाती है या किसी नए तथ्य की जानकारी उपलब्ध करवाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। इन शॉर्ट, साधारण भाषा में बताऊं, साधारण भाषा में यह कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के बारे में न सोचते हुए सोसाइटी के बारे में सोचता है और उससे प्रभावित होकर के सोसाइटी के लिए कुछ नया निर्माण करता है,
सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जब कोई काम करता है तो वही सोच जो है संस्कृति कहलाती है। ठीक है, वही सोच हमारी संस्कृति कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जरा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। इसकी भाषा क्या थी, आपकी समझ में संस्कृति क्या है स्पष्ट कीजिए। रेफरेंस हमें लेना है चैप्टर का, मन से सारा आंसर नहीं बनाएंगे। जब आप मन से आंसर लिखते हैं तो क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, उसमें 3 लाइन अगर चैप्टर की है तो आप 1-1.5 लाइन अपने मन से लिख सकते हैं, बिल्कुल अलग हटके नहीं लिखना होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, संस्कृति और असभ्यता क्या है। असंस्कृति और असभ्यता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं जरा, जिन साधनों का निर्माण व्यक्ति के विनाश के लिए किया गया है तथा जिनसे वह विनाश भी कर रहा है, वह उसकी संस्कृति है या असंस्कृति, और उसकी सभ्यता है या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। ये बात हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी। अगर किसी निर्माण के पीछे सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वो असंस्कृति है। ठीक, आगे देखते हैं। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी, अवश्यंभावी यानी निश्चित रूप से, अर्थात जिसके होने की पूरी संभावना हो, ऐसा परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। यानी कि अगर कोई काम, अगर कोई व्यक्ति निगेटिव सोच रहा है सोसाइटी के लिए और वैसा ही करना चाह रहा है तो वो व्यक्ति कहलाएगा असंस्कृति व्यक्ति, और उसके द्वारा जो निर्माण किया गया है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है वो कहलाएगी असभ्यता। ठीक, आगे देखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कल्याण भावना से कोई आविष्कार किया गया है तो वह संस्कृति है, परंतु यदि कल्याण की भावना निहित नहीं है तो वह असंस्कृति ही होगी। समझ में आया, असंस्कृति ही होगी। जैसा कि मैंने 2 बार बोला है आपको ये बात, अगर हम कोई निर्माण कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसके भले के लिए, तो वो संस्कृति है, और अगर हम उसके लिए भलाई के काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो असंस्कृति ही होगी। ठीक है, संस्कृति असंस्कृति के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। असभ्यता भी यही होती है। संस्कृति यानी कि जो निर्माण किया गया है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए संस्कृति, और जो निर्माण हुआ वो है सभ्यता। ठीक है, असंस्कृति क्या है, नेगेटिव थॉट लेकर के सोसाइटी के लिए कुछ करना, हार्मफुल कुछ एक्टिविटी क्रिएट करना सोसाइटी के लिए, डिस्टर्ब करना सोसाइटी को, वो हुई असंस्कृति, और जो किया गया वो हुई असभ्यता। दोनों चीजें क्लियर। आगे देखते हैं। चलिए, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हमने इसके देख लिए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने 3 प्रश्नों पर बात की है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 संस्कृति, जो कि लिखा है, मैं एक बार फिर से नाम बता दूं, भदंत आनंद कोत्सायन ने, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने 4 विषयों पर बात की थी। हमने सबसे पहले विषय वस्तु पर बात की, उसके बाद हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर बात की, उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर देखे जो हमारे चैप्टर में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि विगत वर्षों के जो प्रश्नोत्तर इस चैप्टर से रिलेटेड आए उनके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नोत्तर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हो वो आप जरूर अपने रफ कॉपी में लिखें, ताकि आपकी एक भाषा बन जाएगी और आपको पाठ के बारे में मालूम पड़ जाए कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपको किस विषय पर पढ़ना है। साथ ही मैंने आपसे बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए हाई प्रोफाइल नाम के आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मुझे, वहां पर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।